हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स के बारे में। और आज का लेक्चर मेरे और लेक्चर से थोड़ा सा लंबा होगा, बड़ा जाएगा। रीज़न है कि जितने भी इरिगेशन मेथड्स हैं उसको मैं इसी लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। तो इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है 3 टाइप्स ऑफ जो इरिगेशन मेथड्स हैं। सरफेस इरिगेशन मेथड्स, सेकंड सब सरफेस इरिगेशन मेथड्स, थर्ड जो है वो है प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। सबसे पहला है सरफेस इरिगेशन मेथड्स। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि सरफेस इरिगेशन मेथड्स क्या हैं। इस मेथड ऑफ इरिगेशन में हम जो वाटर का एप्लीकेशन करते हैं वो सरफेस के ऊपर करते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है इरिगेशन का, और इसका जो प्रूफ है हम 4000 ईयर बैक भी देखते हैं। ठीक है, तो 90% ऑफ द जो वर्ल्ड इरिगेटेड एरिया है उसमें ये देखा जाता है कि सरफेस इरिगेशन मेथड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है लो लैंड और कह सकते हैं कि लो टू मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन रेट वाला जो सॉइल है वहाँ के लिए सूटेबल मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेबर है उसमें मतलब लेबर का जो इन्वेस्टमेंट है और जो लेबर का रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत तरीके से हमें या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से किसी लैंड को प्रिपेयर नहीं करना होता है। ठीक है, तो सरफेस इरिगेशन मेथड जो है बेसिकली अगर हम ब्रॉड टर्म में देखें तो 5 टाइप के हैं, लेकिन अगर हम मेन टाइप्स में देखेंगे तो वो 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला है बॉर्डर सरफेस इरिगेशन, सेकंड चेक बेसिन सरफेस इरिगेशन, थर्ड है फरो इरिगेशन मेथड्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। और आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो कि इसी को हम कहते हैं सरफेस इरिगेशन। मतलब ये जो टाइप है वो सरफेस इरिगेशन का है, और इसमें से भी सरफेस इरिगेशन का भी जो टाइप है उसमें से ये एक रो वाला टाइप है। तो बेसिकली सरफेस इरिगेशन में यहाँ जो वाटर का एप्लीकेशन आप देख रहे हो कहाँ है, जो सॉइल का सरफेस है उसके ऊपर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है सरफेस इरिगेशन मेथड का वो है बॉर्डर इरिगेशन। तो बॉर्डर इरिगेशन बेसिकली होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो लैंड होता है उसको हम पैरेलल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो कंप्लीट लैंड है उसको पैरेलल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, और जो ईच पैरेलल स्ट्रिप जो है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। मतलब आप अगर इस डायग्राम से समझो तो ये पूरा जो कंप्लीट एरिया था, लैंड एरिया था, उसको हमने पतले पतले स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया है, और ये जो एक एक जो स्ट्रिप है इसी को हम क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, एक बॉर्डर जो है दूसरे बॉर्डर से सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ रिजेस। ठीक है, और जो बॉर्डर होता है, एक बॉर्डर दूसरा बॉर्डर, ये आपस में क्या होता है, स्लोपी होता है। मतलब एक एंड जो होगा उसका थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे होगा, यानी थोड़ा सा ज़मीन से ज़्यादा ऊपर होगा, और ये जो दूसरा एंड होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा लोअर एंड पे होगा। तो जो अपर एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड चैनल। ठीक है, आप यहाँ पे समझो इसको कि जो अपर एंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड चैनल, और जो लोअर एंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग फील्ड ड्रेन, मतलब फील्ड ड्रेन कहते हैं। ठीक है, और इस वाले डायग्राम से आप ये देखोगे कि ये वाला जो हमने साइड में क्या रखा है इसको हम क्या कहते हैं, रिजेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाइक लिखा हुआ है तो डाइक भी कह सकते हैं और रिजेस कहते हैं। रिजेस के बीच में ही इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को, यानी जो हमारा मेन बॉर्डर एरिया है उस पर ये वाटर को फ्लो कराते हैं। ठीक है, और जो वाटर का फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, जो हमारा फील्ड चैनल है उससे लेके फील्ड ड्रेन की तरफ जाएगा। इसमें अब आते हैं कि हमारा मेन जो बॉर्डर इरिगेशन मेथड है उसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मॉडरेट टू हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट जो जिन सॉइल में होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात कि हमें इन्हें कोर्स सैंडी सॉइल में नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उनका परफोरेशन जो होता है, मतलब उनमें पोर्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, क्योंकि उनका जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है मतलब हाई कोर्स सैंडी सॉइल का वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ऐसे सॉइल में भी नहीं करना है जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट जो हो बहुत ज़्यादा स्लो हो, जैसे वेरी मच क्लेई सॉइल्स जो हो गए वहाँ पे भी इनका यूज़ नहीं करते इस इरिगेशन मेथड का। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, वीट के केस में करते हैं इसका यूज़, बार्ले में करते हैं, फॉडर क्रॉप्स, लेग्यूम्स क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम राइस क्रॉप में इस मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि राइस क्रॉप में हमें स्टैग्नेंट वाटर चाहिए होता है, मतलब वहाँ पे फ्लडिंग कंडीशन चाहिए होता है, वाटर जो होता है कांस्टेंट उस फील्ड में रुका रहे, वैसा कंडीशन चाहिए होता है राइस के केस में। अब इस मेथड का एडवांटेज क्या है, सबसे पहला कि इस पूरे फील्ड को हमें ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना है, हमें सिर्फ किस में ध्यान देना है, हमें सिर्फ रिजेस बनानी है, हमें कोई स्लोप बनाने का जरूरत नहीं है। तो इसमें जो लेबर का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, और ईजिली कंस्ट्रक्टेड, मतलब हम इसे जल्दी आराम से बना सकते हैं। अब इसमें बात करें, जो बॉर्डर इरिगेशन है वो फर्दर जाके 2 टाइप का है, फर्स्ट स्ट्रेट और दूसरा कंटूर। ठीक है, अगर ये जो हमारा बॉर्डर है वो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट बॉर्डर इरिगेशन। और कंटूर मतलब क्या होता है, जो हमारा बॉर्डर एरिया है ना वो या तो घुमावदार हो, मतलब राउंडेड हो, या फिर कर्व्ड हो,
तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब पूरा एप्लीकेशन और जो भी हमने डिस्कस किया है इस इरिगेशन मेथड में सब सेम होता है, बस इसका जो ये होता है शेप होता है वो डिफरेंट होता है कंटूर में, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, चेक बेसिन इरिगेशन। ये भी सरफेस इरिगेशन का सेकंड टाइप है। ये मोस्ट कॉमन मेथड है सरफेस इरिगेशन का, ठीक है, मोस्ट कॉमन, मतलब ये जो बॉर्डर इरिगेशन है उससे भी कॉमन मेथड है। इसमें क्या करते हैं, जो कंप्लीट फील्ड है उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल यूनिट एरियाज में। आप लोगों ने देखा भी होगा जब भी हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं या फिर बस से, तो हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा लैंड एरिया दिखता है, जो फार्मर्स अभी भी जहाँ पे कल्टिवेट कर रहे हैं वहाँ पे हम देखते होंगे कि जो पूरा लैंड है उसके स्क्वायर्स या फिर रेक्टेंगुलर शेप में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फार्मर्स उसको डिवाइड कर देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वहाँ पे जो लैंड होता है वो स्लोपी नहीं होता है, ठीक है, सेम लेवल का लैंड होता है। अगर स्लोपी होगा तो एक एरिया से दूसरे एरिया में, मतलब जो एक बॉक्स है और जो स्मॉलर एरिया है उससे दूसरे स्मॉलर एरिया में पानी ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब एक में ज़्यादा हो जाएगा एक में कम हो जाएगा। इसीलिए ये जो एप्लीकेशन है या फिर ये जो इरिगेशन मेथड है वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो सरफेस का जो स्लोप है वो क्या हो, इक्वल हो। अब ये जो हमारा जो बॉक्सेस बन रहा है उसको हम जो घेर रहे हैं यानी चारों तरफ से जो कवर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं बंड्स और रिजेस बना के, ठीक है, ताकि जो वाटर है वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाए, मतलब वहाँ पे रुके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंड्स और रिजेस। और जो बंड्स और रिजेस जो है वो हम मिट्टी मिट्टी से ही हम उसको कवर कर देते हैं, मतलब मिट्टी से ही बनाते हैं बंड्स एंड रिजेस को। अब जो हमारा साइज होता है इस स्क्वायर का या फिर जो स्मॉलर यूनिट एरिया का वो 10 मीटर स्क्वायर से लेके 25 मीटर स्क्वायर तक होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सॉइल है वो कौन सा टाइप है, ठीक है, टोपोग्राफी कैसा है, या फिर हम कौन से क्रॉप को वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि ये इरिगेशन मेथड हम वहाँ नहीं यूज़ कर सकते जहाँ पे स्लोपी लैंड हो। दूसरा, हम ये मेथड वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे लो टू मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन रेट हो, जैसा मैंने सिमिलर बताया था अभी बॉर्डर इरिगेशन में, ठीक है। हाईली कोर्स भी नहीं होना चाहिए और हाईली क्लेई भी नहीं होना चाहिए। और ये जो मेथड है हम सारे क्रॉप्स यानी ग्रेन, फॉडर्स वगैरह सब के लिए यूज़ करते हैं। राइस के लिए ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, राइस के लिए अलग से हम पढ़ेंगे फ्लडिंग, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स टू रिमूव द सॉल्ट्स। सबसे पहले सॉल्ट रिमूवल में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब सॉइल प्रोफाइल में जो सॉल्ट्स हैं उनको जमने नहीं देता है वहाँ पे, ठीक है, मतलब ऊपर सरफेस पे नहीं आने देता है। दूसरा है हाई वाटर एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। जो वाटर का एप्लीकेशन है प्लांट के लिए वो उसका क्या हो जाता है, एफिशिएंसी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी ईजिली हम कर पाते हैं। लेकिन इसका साथ साथ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला जो है इम्प्लीमेंट अगर हमें यूज़ करना, हमने बॉक्सेस में बना दिया, अगर हमें पूरे फील्ड में इम्प्लीमेंट चलाना है तो उसमें क्या होगा, दिक्कत होगा। दूसरा है कि सरफेस से ड्रेनेज ज़्यादा होगा। यहाँ पे सरफेस से ड्रेनेज कहने का मतलब क्या है, एक जगह पानी रुका हुआ है तो क्या होगा, सॉइल प्रोफाइल में क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि पानी एक जगह रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा है। थर्ड जो है कि हमें फील्ड पे ज़्यादा मेहनत करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो लेबर है वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। इम्पॉर्टेंट कि ये ऐसे क्रॉप में हम नहीं कर सकते हैं जो क्या हो, जो सेंसिटिव हो वेट सॉइल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिमिटेशंस के। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप देख लो कि चेक बेसिन एरिया, जो चेक बेसिन हम जो इरिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो दिखता कैसा है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बताया था कि हमने जो पूरे प्लॉट है उसको हम स्क्वायर्स में या फिर रेक्टेंगल शेप में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो एरिया है, ठीक है, यही हमारा क्या कहते हैं, चेक बेसिन कहलाता है। और ये जो रिजेस हैं इन्हीं को हम रिजेस या फिर बर्न्स कहते हैं, ठीक है। और हमारा एक ये तो डिफरेंट मतलब जगह पे डिफरेंट हमारा ये क्या है, वाटर चैनल है जहाँ से सब जगह सारे बेसिन्स में या फिर जो भी हमारा स्क्वायर से या फिर रेक्टेंगल शेप का जो एरिया है सब जगह पानी को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और दूसरा भी मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज से समझाने का कोशिश किया, पूरे जो प्लॉट को हमने क्या करा है यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर फील्ड्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फरो इरिगेशन। मैंने फरो इरिगेशन के बारे में अभी डिस्कस लास्ट लेक्चर में हल्का सा बताया था। फरो इरिगेशन मेथड क्या है, इसमें ये मेथड जो इरिगेशन का है हम उसी क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं जिनमें हम रो क्रॉपिंग करते हैं फिर रो प्लांटिंग करते हैं। मतलब हम अगर ब्रॉडकास्टिंग से अगर सीड कहीं पे अगर शो कर रहे हैं तो वैसे वाले क्रॉप में हम नहीं यूज़ करेंगे। ये ऐसे ही क्रॉप में यूज़ किया जा सकता है जिनको हम रो में प्लांट करते हैं, जैसे हम जानते हैं पोटैटो होता है, ठीक है। तो फरो इरिगेशन मेथड हम वहीं यूज़ करेंगे। सेकंड जो है फरोज को हम इस मेथड में करते क्या हैं कि जो पूरा लैंड है उसमें हम बनाते हैं फरो एंड रिजेस। मतलब जो उस पूरे लैंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फरो बनाते हैं, फरो मतलब क्या हो गया, ग्रुप बनाते हैं, जगह बनाते हैं सॉइल में। तो जो सॉइल नीचे लो एरिया का है उसको हम बोलते हैं फरो, और जो ऊंचे वाले एरिया का सॉइल है उसको हम लोग बोलते हैं रिजेस। तो पूरा जो लैंड है वो फरो और रिजेस से अल्टरनेटली क्या हो जाता है, वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फरोज हैं वो आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं और नहीं भी कनेक्टेड हो सकते हैं।
इस इरिगेशन मेथड में जो हम क्रॉप्स लगाते हैं वो दो टाइप से लगा सकते हैं, या तो हम क्रॉप्स को उन फरोज में लगाएं, ठीक है, या फिर हम रिजेस पे लगाएं। तो वो क्रॉप पे डिपेंड करता है कि इस मेथड में उन क्रॉप्स को लगाया कहाँ जाना है, या तो फरोज के ऊपर या तो रिजेस के ऊपर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या आ जाता है कि जो साइज़ है फर्रो का वो डिपेंड करेगा क्रॉप टू क्रॉप, या फिर हम उसमें इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं उस बेसिस पे, या फिर वो सॉइल जो है वो कौन से टाइप का है, ठीक है। वाटर जो है हम फर्रोज में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम रिजेस में हम जानते हैं कि अगर रिजेस में अगर डालेंगे अगर ऊपर, तो वो पानी मतलब क्या हो जाएगा, वो सिर्फ मिट्टी मिट्टी में रह जाएगा, कहीं पे रुकेगा नहीं, और मतलब कोई यूज़ नहीं है उस वाटर का। फिर हमें वो उस तरीके से फर एंड रिजेस बनाने का कोई यूज़ नहीं आएगा अगर रिजेस के ऊपर ही अगर पानी डालना होता। तो इसीलिए चाहे हम क्रॉप कहीं पे लगाए, रिजेस के ऊपर या फिर फरोज के ऊपर, लेकिन जो हमारा पानी का जो एप्लीकेशन होगा वो सिर्फ फरोज में होता है, ठीक है। अब वाटर अगर मान लो हम वाटर अगर इसमें अप्लाई कर रहे हैं अगर फरोज में, तो वाटर जो है प्लांट तक कैसे पहुँचेगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन मेथड में यही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि यहाँ पे जो वाटर का जो कनेक्शन है जो लैंड पे मतलब जो मिट्टी है नीचे साइड उनके साथ बहुत कम होता है। मैक्स टू मैक्स 1/2 यानी 50% ऑफ द वाटर जो होता है वही सॉइल के कांटेक्ट में आता है नीचे वाले। मैक्सिमम ऑफ द वाटर जो लेटरल जो रिजेस हैं उनके सॉइल्स के साथ कांटेक्ट में होता है। तो ये जो वाटर है जो प्लांट को मिलेगा वो कैसे मिलेगा, लेटरली मिलेगा। मतलब लेटरल जो हमने रिजेस पे जो प्लांट लगा रखे हैं वहाँ से उन्हें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। इंपॉर्टेंट ये जो मेथड यूज़ कर रहा है मैंने पहले ही बताया कि रो क्रॉप्स के लिए करते हैं। तो एग्जांपल जैसे वेजिटेबल्स हो गया, मेज हो गया, सॉर्गम हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन है, मैंने पोटैटो पहले ही बताया है, ग्राउंड नट हो गया, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, ये मेथड का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट बस बात यहाँ ध्यान रखना कि हम एक सॉइल है जहाँ पे इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, वो है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में इस चीज़ को नहीं कर सकते क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा पोरोसिटी होता है कि वाटर क्या होगा वहाँ पे रुकेगा ही नहीं। इस मेथड का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो वाटर का इनफिल्ट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है। मतलब जो वाटर लॉस जो है इनफिल्ट्रेशन से वो बहुत कम होगा। मैक्स टू मैक्स जो होता है पानी जो है 50%, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, जो कि आइडियल कंडीशन नहीं है। मैक्स टू मैक्स 50% लॉस होता है और मिनिमम 1/5 यानी 20% ऑफ द वाटर जो होता है वो लॉस होता है, और जो 80% है वो एफिशिएंटली क्रॉप यूज़ कर पाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि इसमें जो लेबर का रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होता है, कम होता है अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। और जो हमने मेथड्स पढ़ा है चेक बेसिन वगैरह उनसे इसमें लेबर का रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइनिंग या फिर डिज़ाइन या फिर शेप नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ जो सॉइल है उनको क्या करना है, काटते चले जाना है, तो फरो बनेगा और ऑटोमेटिकली रिजेस बनता चला जाता है, ठीक है। बस उसमें हमें शेप देना होता है। अब आता है कि जो ये मेथड है जो फरो मेथड है वो 3 टाइप का होगा। पहला है ऑल फरो इरिगेशन, सेकेंड है अल्टरनेट फरो इरिगेशन, और थर्ड है स्किप फरो। ऑल फरो इरिगेशन में मतलब क्या होता है कि जितने भी फरोज होंगे उन सब में हम वाटर को डालते हैं, ठीक है। जितना फरो बनेगा उन सब में वाटर को डालेंगे। अल्टरनेट फरो में क्या होगा कि मान लो जैसे मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे आप यहाँ देखो ये लैंड एरिया हो गया, ठीक है, लैंड का जो सॉइल का सरफेस है वो हो गया। हमने यहाँ पे बनाया रिज, यहाँ पे फरो, रिज फरो, रिज फरो, रिज फरो, रिज और फरो। तो ये जो हमारा फरो है हम यहाँ पे वाटर डालेंगे, मतलब ऑल फरो में यहाँ भी वाटर रहेगा, यहाँ पे भी वाटर रहेगा, यहाँ पे भी वाटर रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं अल्टरनेट फरो में, तो अल्टरनेट फरो में क्या होता है, आप यहाँ पे फिर से देखो एक बार, आप यहाँ देखो अल्टरनेट फरो में क्या होगा, ये रहा हमारा लैंड सरफेस, रिज फरो हमने बना दिया। अब जो एक फरो है वो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया, ठीक है। अब बीच वाले में नहीं डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर इसमें नहीं डालेंगे, और यहाँ पे भी जो फरो होगा फिर यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेट फरो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कभी कभी जो ये वाला फरो है जो हमने जो छोड़ रखा है जिसमें पानी हमने नहीं डाला है, इस फरो में भी कभी कभी हम क्या करते हैं, वाटरिंग कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये अल्टरनेट है लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, कभी कभार जो हमारा ड्राई फरो है उसमें भी कभी कभी वाटरिंग या फिर इरिगेशन करते हैं। और जो थर्ड है स्किप फरो, उसमें कम्प्लीटली ये जो पार्ट है ना जो ड्राई फरो है वो हमेशा ड्राई ही रह जाता है। तो ये डिफरेंस है ऑल फरो इरिगेशन में, अल्टरनेट फरो और स्किप फरो में, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको पिक्स के या फिर इमेजेस के हेल्प से। तो आप ये जो दो देख रहे हो इसमें है कि ये जो दिख रहा है ना ये वाला फिगर, इसमें आप ये चीज़ देखो कि इसमें है आप ये जो गैप्स हैं, मतलब ये जो जिस पे प्लांट लगे हुए हैं उन्हें हम कहते हैं रिजेस, और बीच बीच में हम पानी का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पानी वहाँ से हम दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड जो है हमारा सब सरफेस इरिगेशन मेथड।
ठीक है। नहीं, इससे पहले हमारा और आता है, मैंने बताया था एक कि ये बेसिकली 5 टाइप का होता है अगर ब्रॉड टर्म में बात करें। एक होता है हमारा फ्लडिंग इरिगेशन। फ्लडिंग इरिगेशन जो है सिर्फ हम बेसिकली ऐसे क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं जिनमें हमें मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट है, जैसे राइस के लिए। तो यही याद रखना है, फ्लडिंग इरिगेशन राइस के लिए यूज़ करते हैं। ये एफिशिएंट नहीं है, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है इसमें। हाँ ठीक है, क्रॉप भी वाटर ज़्यादा यूज़ करता है लेकिन लॉस भी ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन लॉस ज़्यादा है, ठीक है, सैलिनिटी बढ़ जाता है सॉइल का, ठीक है। ये सब सारे इसके क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये 4 टाइप हो गया। और लास्ट भी होता है, तो लास्ट हम उसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो कहते हैं ना इसी का एक सब टाइप है। तो हम आगे अब डिस्कस करते हैं सब सरफेस इरिगेशन के बारे में। तो सब सरफेस इरिगेशन मेथड में, जैसे सरफेस में हम कहाँ करते थे, वाटर का एप्लीकेशन हम सॉइल के सरफेस पे करते थे। तो सब सरफेस में हम क्या करते हैं, वाटर इज अप्लाइड बीनीथ द ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड का सरफेस है यानी जो सॉइल का सरफेस है उससे नीचे करते हैं। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन आर्टिफिशियल वाटर टेबल एट द सेम डेप्थ, मतलब हमारे क्रॉप का जो रूट जोन है उसके आसपास हम क्या करते हैं, वाटर टेबल को चार्ज रखते हैं वाटर से। ये जो वाटर का जो हम टेबल बोल रहे हैं, जो सॉइल का डेप्थ कह रहे हैं, वो बेसिकली जो होता है 30 टू लेके 75 सेंटीमीटर बिलो द सॉइल सरफेस होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि रूट जोन में ही हम पानी को डायरेक्ट डाल रहे हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि हमारा सरफेस पे वाटर नहीं है, तो सरफेस वाटर जो लॉस होता है, इवेपोरेशन लॉस हो गया टेम्परेचर की वजह से, या फिर जो फ्रॉज जो वो हो जाता है, जम जाता है पानी सरफेस पे, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी इसमें, ठीक है। तो अब वाटर जो है कैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर वाले रूट की तरफ कैसे मूव करेगा, वो होगा कैपिलरी एक्शन की वजह से। जो पोर्स में जो वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज करेंगे और जो रूट जोन है जहाँ पे पानी हमें ऊपर तक पहुँचाना है वहाँ पे वो उस तरीके से पहुँचता है, ठीक है। अब जो फील्ड ट्रेंच है, अब इसमें मैं इसको इमेज से पहले समझाता हूँ। ये हमारा पूरा हो गया जो जिस एरिया में हमें क्रॉप लगाना है। तो हम क्या करते हैं कि दूसरे जगह से इनके अंदर में क्या करते हैं, अंदर से मतलब जो 30 टू 75 सेंटीमीटर है नीचे हम इन पाइप्स को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये जो फील्ड जो ट्रेंच हम बना रहे हैं, मतलब जो गड्ढा बना रहे हैं जहाँ से हमने ये पाइप को इंसर्ट किया है, उनमें हम पाइप का जो डिस्टेंस रखते हैं वो 50 टू 30 मीटर अपार्ट रखते हैं। इतनी एफिशिएंसी होती है कि वहाँ तक वो उस एरिया तक वो पानी को क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मतलब ये जो आप यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करो तो ये जो है ना, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, ये पाइप जो है और ये पाइप है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 30 मीटर का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। हाँ, इससे पहले एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो इरिगेशन वाटर है इसमें वो सॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी सॉल्ट उसमें कम होना चाहिए। अगर सॉल्ट हुआ उसमें तो जो पाइप्स वगैरह हैं, ठीक है, जिस पाइप के थ्रू ये हमने अंडरग्राउंड में जो पाइप डाल रखे हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पाइप जैम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाता है। इस मेथड का एडवांटेज क्या है, सबसे पहला लो वाटर रिक्वायरमेंट है, वाटर का रिक्वायरमेंट कम होगा अगर हम कंपेयर करें सरफेस मेथड से, तो ठीक है। मिनिमम टू लो इवेपोरेशन होगा, मतलब इवेपोरेशन लॉस भी कम होगा, पर्कुलेशन लॉस भी कम होगा, लैंड का वेस्टेज नहीं है। ऊपर में हम जहाँ रिजेस बना रहे हैं वहाँ तो क्रॉप नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस मेथड में हम हर जगह क्रॉप लगा सकते हैं। जो फार्म मशीन्स है वो ईजिली हम अप्लाई कर पाएंगे, मतलब फार्म मशीन्स को ईजिली हम उस जगह पे किसी भी फार्म मशीन्स को हम यूज़ कर पाएंगे। कल्टीवेशन ऑपरेशन है या फिर जो भी हमें डिवाइसेज या फिर इक्विपमेंट यूज़ करना है वो भी ईजिली अप्लाई कर पाएंगे वहाँ पे। साथ साथ इस मेथड का लिमिटेशन भी है कि इसमें वाटर लॉगिंग होने का ज़्यादा डर है कि नीचे है, हो सकता है उन पाइप्स के जो पोर्स हैं जहाँ से वाटर आ रहा है वहाँ पर मिट्टी भर जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर लॉग हो जाएगा वहीं पे। वाटर लॉग हो जाएगा मतलब कहने का मतलब कि ज़्यादा दूर तक पानी नहीं जा पाएगा मिट्टी में, एक ही जगह पे ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो सकता है, पाइप चोक हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो है इनिशियल में जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगता है, यानी कॉस्ट एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशराइज्ड या फिर मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। मैंने ये पेज डिस्कस कर दिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने डिस्कस कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रेशराइज्ड और मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। तो इसमें हम 2 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के बारे में। तो जो प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम है या फिर जो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है, बेसिकली ये पाइप्स के थ्रू होता है। अब ये पाइप्स डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मर इंस्टॉल कर रहा है। अगर बहुत रिच फार्मर है तो एल्युमिनियम पाइप्स वगैरह भी यूज़ करता है, और जो हमारे जो मिडिल क्लास के फार्मर्स हैं वो वगैरह जो हैं वो उस मेथड का यूज़ करते हैं या फिर पीवीसी पाइप्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में। तो ड्रिप इरिगेशन का सबसे पहले दूसरा नाम है हमारा ट्रिकल इरिगेशन। जो आप जो ये फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो यही है हमारा ड्रिप इरिगेशन, और ये जो है वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन के बारे में। तो ड्रिप इरिगेशन जो है इसको हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। लेटेस्ट और मॉडर्न तरीका है ये जो है सुटेबल फॉर वाटर स्कैर्स कंडीशन, जहाँ पे पानी का कमी है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम पानी का एप्लीकेशन वहीं करते हैं जहाँ पे हमारा क्रॉप लगा हुआ है, यानी हम रूट जोन में डायरेक्टली क्या करते हैं, पानी को पोर आउट करते हैं,
ठीक है। तो हमारा जो जहाँ पे हमें वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे हमारा पानी नहीं जा रहा है, वाटर लॉस क्या है वहाँ पे कम है। इसमें हम जो पानी यूज़ करेंगे ये भी पाइप्स के थ्रू ही जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हम पानी यूज़ करेंगे उसको भी हम टेस्ट करना पड़ता है, मतलब वाटर की क्वालिटी हमें चेक करनी होती है। अगर सॉल्ट ज़्यादा हुआ तो हम उस पानी को यही वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, या फिर पानी जो अगर डर्ट हुआ उसमें तो वो भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, तो पाइप को क्या करेगा वो जैम करेगा। अब इसके अगर हम कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात करें तो ये बेसिकली 5 कॉम्पोनेंट्स है। 5 कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो कि इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। ये वो 5 कंपोनेंट है जो कि इनको ट्रांसपोर्ट और रास्ता देने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इनके और भी कंपोनेंट्स हैं जिनको हम आगे नीचे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इनके पहले 5 कंपोनेंट कौन कौन से? पंप, जो रिजर्वॉयर है, मतलब जहाँ से पानी खींच रहा है, ठीक है, वो पंप हो गया, मतलब मेन सोर्स क्या हो गया? पंप हो गया। या तो कहीं पे हमने रिजर्वॉयर बना रखा है डायरेक्ट वहाँ से खींचेंगे, तो सबसे पहला हो गया पंप। दूसरा हो गया जो पंप से अटैच होता है उसको कहते हैं मेन लाइन। मेन लाइन से जो अटैच होता है उसको सब मेन लाइन कहते हैं। उसके सब मेन लाइन से जो अटैच है उनको लैटरल्स कहते हैं। और जो लास्ट होता है एमीटर्स, जो फाइनली पानी को स्प्रेड करता है, यानी जो पानी को डायरेक्ट जो प्लांट है उसके रूट जोन में डालता है, उसको कहते हैं एमीटर्स कहते हैं। हमारा जो मेन लाइन और सब मेन लाइन होता है वो पीवीसी पाइप से बना होता है। अब जो लैटरल होता है वो होता है हमारा पाइप से बना होता है, लेकिन वो पाइप कौन सा होता है उसको हम लोग स्पेशल पाइप कहते हैं, LLDPE, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, ये ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारा एमीटर्स होता है वो भी पीवीसी से बना होता है। तो ये 5 कंपोनेंट है। आप पहले इसको यहाँ पे एक बार डायग्राम में देखो। मैं इन 5 कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है पंप। पंप जो कनेक्टेड है वो किसे? मेन लाइन से कनेक्टेड है। आप यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से हो रहा है स्टार्ट और ये पानी जो आ रहा है इसके थ्रू होते हुए मेन लाइन में आया। मेन लाइन जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा किस में? सब मेन लाइन में। सब मेन लाइन से वो कहाँ जाएगा? लैटरल्स में। और लैटरल से वो जाएगा फिर एमीटर्स में। एमीटर्स कहाँ है? वो एक एक प्लांट के पास जो लगा हुआ है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे एमीटर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके मेन 5 कंपोनेंट जो कि पानी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। अदर जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से? रेगुलेटर, पानी का स्पीड को जो रेगुलेट करना है पाइप में उसके लिए रेगुलेटर हो गया। फिल्टर हो गया, पानी को फिल्टर करने के लिए वेल्व्स होते हैं। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए डिवाइस होता है उसमें। तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि इस ड्रिप इरिगेशन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ड्रिप इरिगेशन का एडवांटेज क्या है अदर मेथड्स पे। तो इसका बहुत सारा एडवांटेज है। सबसे पहला कि जो इसका एफिशिएंसी है वो बहुत हाई है, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब जो वाटर जितना यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली वाटर क्या होगा? प्लांट यूटिलाइज कर पाएगा, ठीक है। जो लॉस होगा हल्का फुल्का वो होगा, लेकिन वो कम्प्लीटली वाटर जो है रूट जोन में जा रहा है। दूसरा वर्सेटाइल सिलेक्शन होता है एमीटर्स का, मतलब क्रॉप टू क्रॉप हमें एमीटर्स, मतलब हम क्रॉप पे डिफरेंट टाइप ऑफ एमीटर्स यूज़ कर सकते हैं जैसा हमारा क्रॉप होगा। वीड कंट्रोल, वीड को पानी नहीं मिलेगा, वीड कहाँ लगेगा? जहाँ पे क्रॉप के बीच में जो स्पेस बचा वहाँ तो हम पानी डाल ही नहीं रहे, तो वीड कंट्रोल हो सकता है। एनर्जी सेविंग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सैलिनिटी भी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि सैलिनिटी क्या होता है? ओवर वाटर की वजह से सैलिनिटी होता है, तो वहाँ पे वो भी नहीं होगा। और हम इस मेथड से कभी भी इरिगेशन कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम रात में इरिगेशन कर रहे हैं तो हो सकता है पानी कभी ज़्यादा पड़ जाए, कम पड़ जाए, लेकिन अगर हम जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में हम इतनी देर के लिए पानी अगर ओपन करते हैं तो इतना ही पानी जाता है, तो हम रात में भी अगर इसको ओपन करते हैं तो हमारा इरिगेशन जो है वो उतना ही होगा, ठीक है। अब लिमिटेशन पे आते हैं। इसके लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला कि हम इनिशियल इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हमें हाई करना होता है। दूसरा, ये जो नॉलेजेबल पर्सन है वहाँ पे चाहिए, रिक्वायर्ड है, ताकि ये इरिगेशन को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। थर्ड जो है मैकेनिकल डैमेज हो सकता है पाइप्स में, तो उसको रिपेयरिंग का कॉस्ट भी आएगा हमारा। एमीटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारे क्रॉप का जो डेंसिटी होता है फील्ड पे बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें हर क्रॉप पे एमीटर्स लगाने हैं, तो एमीटर्स के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। टाइम टेकिंग है कि बहुत धीरे धीरे पानी जाता है, तो हमारा मशीन है हमेशा के लिए मतलब ऑन करके ही रखना पड़ेगा। और लास्ट में मैंने जैसे अभी डिस्कस किया, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हाई है। जो हमारा लास्ट मेथड है वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, ठीक है। ये भी हमारा जो प्रेशराइज्ड इरिगेशन है उसका टाइप है। स्प्रिंकलर जो है ये भी मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है। इसमें हम क्या करते हैं? रेनफॉल की तरह पानी को हम क्रॉप के ऊपर डालते हैं, यानी लीफ के भी ऊपर से आता है पानी, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग ओवरहेड स्प्रिंकलर्स भी कहते हैं या फिर ओवरहेड इरिगेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? वाटर जो होता है फील्ड तक वो कैसे पहुंचता है? पाइप के थ्रू ही पहुंचता है। यहाँ भाई पाइप पीवीसी के या फिर एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। और जो लास्ट होता है, जो फील्ड पे पानी पहुंचने के बाद जो स्प्रे कर रहा है पानी क्रॉप्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं नोजल्स, ठीक है। नोजल्स जो होता है वही प्रेशर जनरेट करता है वाटर के ऊपर, वो दूर दूर तक स्प्रे कर पाता है और जो पानी है उसको ड्रॉपलेट्स में तोड़ पाता है। मतलब जो नोजल्स हैं वही हेल्प करता है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वाटर जो है हम अप्लाई के पहले वो जो उसका रेट है, ठीक है, उसको कैसे रेगुलेट करते हैं। मान लो कि अगर 2 मीटर पर सेकेंड या फिर 2 मीटर पर मिनट 2 मीटर पर मिनट के स्पीड से ये पानी अगर
परकुलेट कर रहा है, नीचे सरफेस के नीचे जा रहा है, मतलब वाटर सरफेस के नीचे जा रहा है, तो हमारा जो एप्लीकेशन रेट है, पानी जो हम अप्लाई कर रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर, उसका रेट हमें क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा एप्लीकेशन का रेट होता है वाटर का, हमेशा कम होना चाहिए इनफिल्ट्रेशन रेट से। अब इसमें बात करें, स्प्रिंकलर भी दो टाइप का होता है, रोटेटिंग हेड यानी चारों तरफ मुड़ मुड़ के पानी फेंकेगा, ठीक है, या फिर परफोरेटेड पाइप सिस्टम, हम पानी का जो पाइप है उसको ही परफोरेट कर देते हो, चारों तरफ वहीं पे कंटिन्यूसली पानी फेंकता रहे। ठीक है, हमने ये मेथड बहुत जगह देखा होगा, जैसे आप जू में जाते हो, वहाँ के पार्क वगैरह में ये स्प्रिंकलर मेथड आपने जनरली देखा होगा। इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम देखो, ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजर्वायर जहाँ से हम पानी लेंगे। पंप जो सिस्टम है वो पाइप के थ्रू क्या कर रहा है, ये एल्युमिनियम फिर पीवीसी पाइप्स हो सकता है, इनसे ये हमारा ये चैनल्स के थ्रू ये आया। ठीक है, इनमें हमारा ये भी पाइप है और इनमें हमारा लगा होता है यही होता है नोजल, जो कि प्रेशर जनरेट करता है और मिस्ट या फिर फॉग को जनरेट करता है, या फिर वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है उसको जनरेट करता है, और यही जो है क्रॉप के ऊपर अप्लाई करने में हेल्प करता है। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। तो इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहला कि सूटेबल फॉर स्लोपी लैंड है। ठीक है, 30 to 40% वाटर सेविंग कराता है, इरोजन नहीं होता है। कोर्स टेक्सचर सॉइल यानी सैंडी सॉइल में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप जो भी मेथड्स पहले देख रहे हो वो सैंडी सॉइल्स के लिए नहीं है, लगभग सब हमने डिस्कस किया सैंडी सॉइल्स के लिए नहीं है, लेकिन ये मेथड हम सैंडी सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉस्ट कंट्रोल और हाई टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है इसमें। कहने का मतलब क्या है कि इसमें पानी क्या है, जैसे अगर क्रॉप पे हमने डाल दिया है, अगर पानी ज़्यादा है तो क्या होगा, क्रॉप में क्या हो सकता है, फ्रॉस्ट हो सकता है। ठीक है, पानी अगर है क्रॉप के पास, वो पानी ज़्यादा गर्म है तो वो भी हार्म करता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, ड्रेनेज नहीं होगा, मतलब ड्रेनेज मतलब जो सॉइल प्रोफाइल है उससे पानी नीचे ग्रेविटी की वजह से चला जाना नीचे, वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और लैंड का भी सेविंग हो रहा है, हमारे लैंड पे कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे हम क्रॉप लगा रहे हैं। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एफिशिएंट जो है, एफिशिएंसी जो है इसका वो विंड के स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। बहुत तेज़ विंड है तो जो हमारा स्प्रे है वो क्या हो जाएगा, इधर उधर वाटर को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हाई इवेपोरेशन लॉस, क्योंकि वाटर जो है बहुत समय तक एटमॉस्फेयर में रह रहा है तो इवेपोरेशन लॉस भी हो सकता है। टॉल क्रॉप्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा हाइट होता है जो नोजल वगैरह का, वो हो सकता है कि नीचे ही रह जाए और क्रॉप का हाइट वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो हमारा क्ले सॉइल है, हैवी क्ले सॉइल है, उनके लिए भी हम ये मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट और रह जाता है कि अब ये जो स्प्रिंकलर है वो प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, क्या है उस, मतलब हमारा क्रॉप से कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसी बेसिस पे स्प्रिंकलर सिस्टम को हम लगाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल उसका या फिर टाइप इस बेसिस पे क्या है, पोर्टेबल सिस्टम, सेमी परमानेंट सिस्टम, सॉलिड से सिस्टम एंड परमानेंट सिस्टम। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आई होप ये लेक्चर सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है और कुछ और भी किसी बारे में और ज़्यादा पूछना चाहता है और डिटेल पढ़ना चाहता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और किसी को कुछ कंप्लेन है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप इस लेक्चर में या फिर किसी लेक्चर में आप इस तरीके से इस चीज़ को मॉडिफाई करो ताकि हम और अच्छे से समझ पाएँ, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो या फिर पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर जाके डाउनलोड कर सकता है। आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।